चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में संगम काल की, संगम पीरियड की। संगम काल के जब हम बात करेंगे, इसका टेन्योर की बात करेंगे तो 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य के समय को संगम काल या संगम पीरियड कहते हैं। तो देखते हैं इस समय जो यहाँ पर संगम का, पहले तो हम समझेंगे संगम का मतलब क्या होता है। संगम किसे कहते हैं? संगम का मतलब है दो चीजें जहां पर मिलती है उसे हम संगम कहेंगे। अब यहाँ पर दो चीजों के मिलने से मतलब नहीं है। यहाँ संगम का मतलब है कि तमिल में या कहेंगे तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में इस समय जो तमिल कवि थे वो दक्षिण भारत में जो तमिल कवि थे, ये तमिल कवियों के द्वारा कुछ संगोष्ठियां या आयोजन किया जाता था। जो आयोजन किए जाते थे उसी को हम क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं, संगम कहते हैं। संगम, इसको संगम कहते हैं। अब होता क्या था, इस संगम काल में ये तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, तमिल साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए जो जो संगोष्ठियां या आयोजन किए गए वो, और इसके अंतर्गत जो भी रचनाएं हुई, इस संगोष्ठियों में जो रचनाएं हुई वो तमिल साहित्य कहलाते हैं और यह संगम साहित्य कहलाते हैं। इस संगम साहित्य को ही यह कहेंगे कि इस समय में जो तमिल कवियों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, तमिल कवियों द्वारा जो साहित्य, तमिल साहित्य की रचना की गई, उसी को हम संगम काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो तमिल संगम काल उसे कहते हैं जिस काल में तमिल साहित्य का की रचना हुई। जिस समय में तमिल साहित्य की रचना हुई उसे हम संगम काल कहते हैं। इसी काल को हम संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। या कहेंगे कि संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो संगम साहित्य वही है जिस समय में तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई थी, उसे हम तमिल साहित्य कहते हैं। अब इसमें देखेंगे ये जो आयोजन किए जाते थे, ये आयोजन में जिन तमिल राज्यों के द्वारा यह जिन तमिल राजवंशों के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया, तमिल साहित्य को या तमिल विद्वानों को या तमिल कवियों को, वो राजवंश कौन कौन से थे? तो संगम काल का मतलब है या संगम साहित्य का मतलब है कि जिस समय साउथ इंडिया में या तमिलनाडु के अंतर्गत कुछ तमिल साहित्य का निर्माण किया गया या तमिल साहित्य के विकास के लिए जो सभाएं की गई, जो संगोष्ठियां की गई, उसे हम तमिल में संगम काल या संगम साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि जो राजवंश थे इस संगम साहित्य के अंतर्गत, जो 100 से लेकर 300 ईस्वी का पीरियड था, इसमें कुछ राजवंश थे जो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो राजवंश थे वो थे 3 राजवंश थे, चेर, चोल व पांड्य। चेर, चोल, पांड्य जो राजवंश थे, जो डायनेस्टियां थे, इस समय यहां पर शासन कर रही थी और इनके शासन काल में ही यहां पर तमिल साहित्य की रचना हुई। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्ट, पहले तो तमिल साहित्य किसे कहते हैं, दूसरा संगम काल किसे कहते हैं? संगम काल कहेंगे जिस समय में तमिल कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई, उस काल को हम संगम काल कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, संगम काल के अंतर्गत या संगम काल के टाइम पे दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से राजवंश थे? तो राजवंशों की बात करेंगे, एक राजवंश था चेर, दूसरा चोल और वो पांड्य। अब देखते हैं यहाँ पर इनकी अवस्थिति कहां पर थी, या ये सिचुएटेड कहां पर थे, कहां पर? तमिल के अंतर्गत जो चेर चोर पांड्य है वो कहां कहां पर थे। अब देखेंगे ये इंडिया का मानचित्र है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये एरिया जो है ये चेरू की थी, यहां पर चेर रहते थे, इस एरिया में चोल रहते थे और इस एरिया में पांड्य रहते थे, पांड्य रहते थे। अब आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि चेरू की राजधानी और इनके प्रतीक चिन्ह। अगर सबसे पहले प्रतीक चिन्ह बनेंगे तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो धनुष है। इसका प्रतीक चिन्ह जो चेरू का जो पहला राजवंश था दक्षिण भारत में संगम काल के टाइम पे वो चेर राजवंश था। इसका जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो धनुष है और पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था और चोलू का प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। ये तो इनके प्रतीक चिन्ह हो गए जहां से आपसे क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आइए आगे। अब हम बात करते हैं जब यहां पर पांड्य शासक थे, पहले जो आते हैं स्टार्टिंग में कहेंगे तो पहले चेर आते हैं नंबर 1 में, दूसरे फिर चोल आते हैं और इनको खत्म करते हैं यहाँ पर पांड्य आएंगे। पांड्य वही पांड्य थे जिन्होंने इन संगम काल में तमिल कवियों को यहाँ पर संरक्षण दिया हुआ था और इसी में हमें देखने को मिलता है कि इन्हीं के समय में, पांड्यों के समय में ही 3 तमिल संगमों का आयोजन किया गया। तो अगली बार लिखेंगे तमिल 3 संगम। कौन कौन से 3 संगम काल में 3 संगम हुए थे, वो कौन कौन से हुए थे देखेंगे। एक तरफ संगम लिखेंगे, पहला संगम किसके शासनकाल में किसके द्वारा कराया गया था, ये कौन से, अगर ये देखेंगे पहला संगम लिखेंगे कौन सा संगम था, फिर स्थान लिखेंगे, फिर राजा लिखेंगे, या सीधे सीधे कह देंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, क्योंकि ये 3 के 3 पांड्यों के, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए थे। पांड्य राजाओं द्वारा इसका आयोजन किया गया था या कराया गया था, पांड्य राजाओं के द्वारा इसका क्या किया गया था, आयोजन कराया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे पहला, सेकंड और थर्ड। पहले की बात करेंगे तो फर्स्ट जो हुआ ये मदुरा में हुआ, मथुरा में लिखने में मदुरा या जिसे मदुरई कहते हैं। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी ऋषि अगत्यार ने, ऋषि ऋषि अगत्यार ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। दूसरी लिखेंगे कपाटपुरम, कपाटपुरम या इसे अलेवे कहते हैं, कपाटपुरम या अलेवे। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की गई तोलकापियार ने। तीसरा जो हुआ था वो फिर से मदुरा या मदुरई में, इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरार ने। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा, नक्कीरार कर रहा है। अब यहां पर थोड़े से देख लेंगे हम, जो चेर चोल पांड्य जहां पर बात कर रहे थे ये तो हो गया, संगमों का आयोजन हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चेर चोल पांड्य जो थे इनके एक तो प्रतीक चिन्ह लिख लिया आपने और राजधानी लिखेंगे। सबसे पहले अगर चेर में लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे चेर, दो शब्द लिखेंगे चेर,
चेर को हेडिंग बनाएंगे, चेर राज्य। तो पहले लिखेंगे चेर राज्य, इनकी जो राजधानी थी वो लिखेंगे, चेरू की राजधानी वंजी या करूर, राजधानी वंजी या करूर। प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह धनुष। एक फैक्ट लिखेंगे भाई, चेर जो है, चेर केरल का पुराना नाम है, केरल का प्राचीन नाम है। चेर केरल का प्राचीन नाम, और चेर का मतलब भी पर्वतीय देश होता है, पर्वतीय देश होता है। और यहाँ पर एक वो लिख लेंगे, इनका एक फेमस राजा जो था वो लिखेंगे, प्रसिद्ध राजा सेनगुटवन। सेनगुटवन जो है, यहाँ एक फेमस रूलर था सेनगुटवन। दो तीन चीजें, पहला क्या लिखा कि सेनगुटवनी जो है लाल चेर के नाम से जाना जाता है, इसे लाल चेर भी कहते हैं। और इसी के द्वारा एक पूजा की शुरुआत की गई थी, या कहेंगे कि एक कर्ण की पूजा की शुरुआत की गई थी, कर्ण की पूजा जिसे कहते हैं पत्नी पूजा। कर्ण की पूजा मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी। दूसरा चोल लिखेंगे, चोल। चोलू के बारे में, चोल राज्य, इसकी राजधानी लिखेंगे, चोलू की राजधानी जो थी वो थी मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। मंतूर, उरैयूर, तंजावुर। प्रतीक चिन्ह बाघ। बात करेंगे प्रसिद्ध राजा, प्रसिद्ध शासक या राजा। तो इसकी बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध राजा हुआ था इनका, जिसे हम कहते हैं करिकाल, करिकाल, और दूसरा एलारा। जिसने क्या किया था, करिकाल और एलारा में से जो करिकाल है, इसने एक फुहार बंदरगाह यहाँ पर बनाया था, और जो एलारा है इसने श्रीलंका को जीतकर श्रीलंका पर शासन किया था। अगला हम बात करेंगे पांड्य की। पांड्यों की बात करें तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरा थी, या मदुरै जिसे कहते हैं मदुरा। प्रतीक चिन्ह मछली। प्रसिद्ध राजा, एक इनके प्रसिद्ध राजा लिखेंगे जिसे कहते हैं नोडियन, नोडियन। प्रसिद्ध राजा जो है वो नोडियन है। देखते ये तो हो गया संगम काल प्लस चेर चोल पांड्य। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के अन्य राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें आपको देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे पहले राजवंश जो देखेंगे वो देखेंगे चालुक्य,
सबसे पहले देखेंगे पल्लव, देखेंगे पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और फिर से चोल। ये चोल यहाँ पर आएंगे। तो पल्लव तो ज्यादा खास नहीं, चालुक्यों में एक पूछा जाएगा, वातापी के चालुक्य आपको, राष्ट्रकूट में एक दो पूछे जाएंगे और ये चलेंगे चोल। तो चालुक्य में नोट करेंगे, यहाँ का एक फेमस राजा हुआ था चालुक्य में, जिसे कहते हैं पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य में एक शासक हुआ था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो चालुक्यों में, तो इसके द्वारा जो चालुक्य है, ये पुलकेशिन सेकंड जो राजा बना, इसकी जानकारी या इसके दरबार में एक कवि रहते थे जिसे कहते हैं, अच्छा पहले इसके जो एक इसकी उपाधि ले लेते हैं, उपाधि पूछा जाता है कभी। इसने टाइटल अज्यूम किया था उपाधि परमेश्वर की, परमेश्वर की उपाधि ली थी। दूसरी हम बात करेंगे, इसकी जानकारी हमें जो मिलती है, एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख जिसे कहते हैं हम, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन के एक राजकवि थे जिन्हें कहते हैं हरिशेन, नहीं रविकीर्ति। पुलकेशिन के राजकवि थे रविकीर्ति, इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है। और ऐहोल अभिलेख में ये पुलकेशिन के बारे में लिखा गया है, पुलकेशिन के विजय के बारे में लिखा गया है। और इसी से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को यम नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, हर्ष को पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये बातें किससे पता चलती है? ये हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलती है। आगे हम बात करेंगे, एक ये जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट में बात करेंगे। यहां से पुलकेशिन पूछा जाएगा, पुलकेशिन याद रखेंगे आप, एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने क्या किया था, परमेश्वर की उपाधि ली थी। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है और इसने हर्षवर्धन को हराया था। राष्ट्रकूटों की बात करें, जहां हम राष्ट्रकूटों की बात करते हैं, राष्ट्रकूट जो हैं इनमें से एक फेमस राजा हुआ था जो था ध्रुव सेकंड। एक राष्ट्रकूटों में देखेंगे कि एक ध्रुव सेकंड नाम का जो व्यक्ति था, सॉरी ध्रुव फर्स्ट कहेंगे इसको, ध्रुव फर्स्ट नामक व्यक्ति, इसने क्या किया था, इसकी बात करेंगे तो इसके अलावा और भी होता है लेकिन ध्रुव फर्स्ट ही है। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में, यह त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें शामिल होने वाला पहला राष्ट्रकूट राजा था। ध्रुव फर्स्ट जो था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला क्या था, राजा था, या राष्ट्रकूटों की तरफ से पहला ये था। और दूसरा हमें मिलता है, जो इसके बाद देखेंगे कृष्ण प्रथम है। कृष्ण प्रथम ने इसी में जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट में कृष्ण प्रथम ने ये महाराष्ट्र में कैलाश मंदिरों का निर्माण किया। कैलाश मंदिर समूह का निर्माण करने वाला कृष्ण फर्स्ट है। कैलाश मंदिरों का निर्माण करने वाला कृष्ण फर्स्ट है। तो दो चीजें आप रखनी है, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए या पूछाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष 3 डायनेस्टियों के बीच संघर्ष था। अगर यहीं पे देखेंगे तो 3 वंशों के द्वारा, वंश जो थे कन्नौज के लिए, 3 वंश कन्नौज के लिए आपस में संघर्षरत थे, आपस में संघर्ष
रथ थे। कौन कौन थे ये देखेंगे। त्रिपक्षीय युद्ध में 3 पक्ष कौन कौन से थे। एक तो आपको पता चल गया राष्ट्रकूट है, दूसरा गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार, और तीसरे है पाल। ये 3 वंश जो हैं लड़ रहे हैं किसके लिए, कन्नौज के लिए आपस में लड़ते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। यहां पर पढ़ेंगे लास्ट अंतिम जो है वंश चोल वंश। चोल वंश आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके संस्थापक हैं विजयालय। संस्थापक कौन है, विजयालय। चोल वंश के संस्थापक जो हैं वो हैं आपके विजयालय। आगे चलते हैं। अब चोल वंश में जो है विजयालय, इसने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। राजधानी तंजौर, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। अब इसमें बात करेंगे, 3 राजा हुए थे फेमस जो थे राजा 3। एक तो प्रांतक, प्रांतक फर्स्ट, राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। ये 3 राजा हैं। और भी थे, खैर ये फेमस है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में देखेंगे चोलों में राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर अधिकार किया। इसने श्रीलंका पर अधिकार अटैक कर, आक्रमण कर यहां पर अधिकार किया। श्रीलंका पर अधिकार करने वाला कौन था, राजराज फर्स्ट था, जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया। और यहाँ का जो राजा था महेंद्र पंचम, इसको भागना पड़ा और इसी के द्वारा तंजौर में एक राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया जाता है। इसके द्वारा तंजौर में राज सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कहाँ पर, तंजौर में, तमिलनाडु में ये राज सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण करता है, राज राजेश्वरी जिसे कहते हैं। और इसमें भगवान विष्णु को समर्पित किया। इसके बाद देखेंगे राजेंद्र प्रथम। ये जो था राजेंद्र प्रथम, इसने क्या किया, गंगे कोटचोल की उपाधि ली थी। गंगे कोटचोल की उपाधि ली थी और एक नया शहर बसाया जिसे गंगे कोटचोलपुरम कहते हैं। गंगे कोटचोलपुरम कहते हैं। इसी के द्वारा, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही जो इंडोनेशिया या सुमात्रा है, सुमात्रा के शासक या शैलेंद्र पर, सुमात्रा के शासक शैलेंद्र पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। आक्रमण कर इसे पराजित किया शैलेंद्र को। शैलेंद्र या इंडोनेशिया जीतने वाला यही था। और गंगे कोटचोलपुरम की उपाधि धारण की थी, गंगो कोटचोल की। और गंगे कोटचोलपुरम एक शहर भी बसाया था। और बात करेंगे इस वंश का अंतिम राजा जो था राजेंद्र तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र थर्ड था। राजेंद्र थर्ड अंतिम शासक। इतना क्लियर है। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसी में एक पाल वंश पढ़ेंगे जो आपको देखने को मिलता है बंगाल में। पाल वंश, पाल वंश देखेंगे तो यहाँ पर अवस्थित है पाल वंश।
तो पाल वंश की बात करेंगे, इसके यहाँ पर संस्थापक जो है, इसका संस्थापक गोपाल है, गोपाल। तो देखेंगे जब पाल वंश में जो गौड़पाल में या कहेंगे बंगाल में गौड़ शासक शशांक था, उसके मृत्यु के बाद से यहाँ पर एक मत्स्य शासन चला या कहेंगे अराजकता का शासन था 100-200 वर्षों तक। उसके बाद यहाँ के जमींदारों ने, विद्वानों ने या सामंतों ने मिलकर ये कहा कि इससे हम निजात पाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक को राजा बनाएंगे, और उन्हीं में से मिलकर एक व्यक्ति सैनिक गोपाल को यहाँ का राजा बनाया गया, और इसी के द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता है। और इस वंश का जो प्रतापी शासक या महान शासक था, इस वर्ष का यहाँ का जो महान शासक था वो था धर्मपाल। महान शासक, इसका नाम था धर्मपाल। ये वही व्यक्ति था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। पालों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला जो शासक है वह धर्मपाल है। धर्मपाल ही वह व्यक्ति है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। तो ये बात तो थी पालों से, पाल पढ़ाया जाता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आएंगे एक जो आता है, इसके तरह हमने देख लिया राष्ट्रकूट, पाल, और इसमें एक थोड़ा सा हम गुर्जर प्रतिहार भी देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार, अगर गुर्जर प्रतिहार की बात करेंगे, यहाँ पर हम ड्रॉ करें गुर्जर प्रतिहार, इसका राज्य ये था, गुर्जर प्रतिहारों का राज्य ये था, ये पूरे का पूरा गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था, इस एरिया में फैले हुए थे गुर्जर प्रतिहार। तो इसका संस्थापक जो था वो था हरिश्चंद्र। इसका संस्थापक जो था वो हरिश्चंद्र था, फाउंडर। और करेंगे गुर्जर प्रतिहार में जो अगला शासक वो होता है वो होता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट फर्स्ट की बात करते हैं। नागभट्ट फर्स्ट जो है गुर्जर प्रतिहार का पहला महत्वपूर्ण शासक था, और इसे ही वास्तविक शासक कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को ही वास्तविक शासक या वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक जो था इस वंश का वो था नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट जो था वास्तविक संस्थापक था। बात करेंगे यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण शासक होता है, यहाँ का महत्वपूर्ण जो राजा है वो है आपका मिहिर भोज। महत्वपूर्ण राजा जो इस वंश का होता है गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज होता है। इसने क्या किया, इस प्रतापी शासक ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण कीर्ति को हराकर, इसने क्या किया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड को हराया। कृष्ण थर्ड को जो है इसके द्वारा पराजित किया जाता है और मालवा क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। मिहिर ने, जो मिहिर है, मिहिर भोज है, इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इसने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज को बनाया। और इस वंश का अगर देखेंगे तो इस काल में, इसके शासनकाल में या इस काल में एक अरब यात्री आया था जिसे सुलेमान कहता है। इसके समय में एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने यह बताया कि मिहिर भोज का शासन बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है, बट इसके बारे में कि मिहिर भोज जो है ये इस्लाम विरोधी है। सुलेमान ने बताया कि मिहिर भोज को ये इस्लाम विरोधी है।
इस्लाम का विरोध करता है, ये बात मिहिर भोज के द्वारा बताई गई है। तो ये तो थे। अब इसमें आते थोड़ी हम पढ़ते हैं, इसी में देखेंगे तो साउथ नॉर्थ इंडियन में एक पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश आता है, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या जिसे हम वर्धन वंश कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, वर्धन वंश को या पुष्यभूति वंश को। सबसे पहले देखेंगे इसकी अवस्थिति देखेंगे। अगर हम कहें ये जो हरियाणा है, यहाँ पर जो हरियाणा है, इस क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है थानेश्वर। थानेश्वर ये यहीं पर एक राज्य था जिसे कहते हैं हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। अब कहेंगे इसका संस्थापक जो था, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही है, पुष्यभूति। अब हम देखेंगे इसमें कुछ अनेक शासक आते हैं और एक महत्वपूर्ण शासक आता है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर थानेश्वर में जो शासक आता है वो आता है आपका एक मिनट, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश का जो अगला शासक आता महत्वपूर्ण, जो कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का पिता होता है, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का पिता होता है, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है प्रभाकर वर्मन या प्रभाकर वर्धन। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शासक आएगा वो आएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है महत्वपूर्ण शासक बनता है और अच्छा खासा यह कहेंगे वास्तविक शासक यही है, या वास्तविक फाउंडर, या कहेंगे वास्तविक जो संस्थापक यही है। इसका एक बेटा था राज्यवर्धन, एक बेटी थी राजश्री, दूसरा बेटा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जिसे आप लोग उत्तर भारत का या भारत का अंतिम जो हिंदू राजा कहते हैं उसकी बात हम करता है। अब इसको देखेंगे, थोड़ी सी सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय कहाँ कहाँ पर क्या क्या था। अगर हम बात करें ये है, इसको थोड़ा सा वो पर ले जाए, ये है, यहाँ पर एक राज्य था जिसे हम कहते हैं कन्नौज। कन्नौज के अंतर्गत एक वंश चलता था जिसे हम कहते हैं मौखरी वंश। मौखरी वंश, इस वंश का एक राजा था, मौखरी वंश का एक राजा था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। यहाँ जो है ग्रहवर्मा यहाँ का राजा था। अब दूसरी देखेंगे, यहीं पर एक बंगाल में एक गौड़ वंश चलता था, गौड़ वंश। इस वंश का एक शासक था जिसे हम कहते हैं शशांक। एक यहाँ पर है मालवा में, एक मालवा है, मालवा गुजरात, मालवा इधर, मालवा गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास ये बात करें, मालवा क्षेत्र में यहाँ का शासक था देवगुप्त। मालवा शासक देवगुप्त, ये मालवा का था। एक यहाँ पर था असम में, असम जिसे कामरूप कहा जाता था, और यहाँ का शासक था भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन। और एक यहाँ पर था जो चालुक्य है, ये चालुक्य शासक था यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं पुलकेशिन सेकेंड। चलिए बात समझते हैं हम, जो बताना चाह रहे हैं हम आपको।
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बेटा राज्यवर्धन राजा बनता है। राज्यवर्धन राजा बनता है। इस राजा बनने से पहले प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था, अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी थी, कन्नौज के शासक जो ग्रहवर्मा है इससे शादी कर दी थी। तो यहां पर देखने को मिलता है कि जो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी जो कर दी वो ग्रहवर्मा से कर दी। ग्रहवर्मा जो था कन्नौज का शासक था। अब यहाँ पर देखते थे कन्नौज पर अधिकार के लिए गौड़ वंश का शशांक जो है वो लालायित था, क्योंकि जो कन्नौज है वो सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण था और उत्पादन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा था। तो ये जो गौड़ वंश का शशांक है इसका जो दोस्त था, इसका जो दोस्त था वो देवगुप्त था, मालवा का शासक। इन दोनों ने मिलकर कन्नौज पर अटैक करके इस मौखरी वंश के ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और इसकी पत्नी जो राजश्री है उसे अपने कब्जे में ले लिया और बंदी बना लिया। तब अब इस घटना तक राज्यवर्धन राजा बन चुका था। राज्यवर्धन ने अपने बहन की बहनोई का बदला लेने के लिए प्लस अपनी बहन को उनके कैद से छुड़ाने के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी, देवगुप्त को मार दिया। अब क्या था, देवगुप्त को मारा जैसे अपनी बहन को छुड़ा लाया गया और उनका शासन हो गया। अब इसी बीच शशांक ने धोखे से बुलाकर अपने दरबार में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब इसी क्रम में इस शशांक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ये चले गया, ग्रहवर्मा पहले ही जा चुका है, ये चले गया, ये जा चुका है। अब क्या हुआ, हर्षवर्धन जो है ये 606 ईस्वी में थानेश्वर पे राजा बन रहा है, थानेश्वर का शासक बना। शासक बनने के बाद इसके बाद अनेक चुनौतियां थी। पहली चुनौती कि एक 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। जिस समय ये गद्दी पर बैठा राजा बना 16 वर्ष का था। अब इसने क्या किया, सबसे पहले इसकी चुनौतियां क्या क्या थी, अपने राज्य को अपने पास रखना और दूसरा कहे कि बहन की राज्य की रक्षा करना, तीसरा भाई के जो हत्यारा है उससे बदला लेना और चौथा बहन को ढूंढना। ये इंपॉर्टेंट थे। इसने अपनी जनता को समझाया, बताया कि भैया मैं यहाँ पर राज्य संभालूंगा और संभाला भी। और इसी क्रम में ये शशांक की हत्या भी कर देता है, अपनी बहन को ढूंढने में सफल रहता है और इसकी बहन को ढूंढने में कामरूप का जो भास्कर बर्मन है इसकी मदद करता है, इसका दोस्त होता है। और इसी क्रम में देखने को मिलता है ये इसकी हत्या कर देता है, इसको भी निपटाता है हर्षवर्धन और ये साथ देता है। अब क्या बचा यहाँ, और अब ये कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। वहां पर बहन से कहता है, बहन तो अपना राज्य को देखो। बहन राज्य कहती है कि मैं राज्य वाज्य कुछ नहीं देख रही और इसके द्वारा अब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया जाता है। कन्नौज पर अपनी राजधानी बना लेता है और शासन करता है। अब यहीं पर देखने को मिलता है कन्नौज में शासन करने के दौरान ये अपने अंतिम समय में इस साउथ इंडिया पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है। इस नर्मदा के तट पर ये पुलकेशियन से पराजित हो जाता है। ये जानकारी, पराजित हुई जानकारी हमें पुलकेशियन के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब हम बात करेंगे इसमें यहीं पर जो है इसके द्वारा, किसके द्वारा, जब थानेश्वर से अपनी राजधानी यहाँ कन्नौज बनाता है, कन्नौज के अंतर्गत ये कुछ धार्मिक आयोजन करता है। पहला प्रयाग सभा का आयोजन, पहले कन्नौज महासभा का आयोजन, कन्नौज महासभा का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। ये करा जाता है 643 ईस्वी में, जो कि 99 डेज चलता है और जिसके अध्यक्षता स्टार्टिंग में वहेंसांग करता है। दूसरा प्रयाग महासभा या प्रयाग सभा जो कि 75 डेज चलता है और ये किया जाता है 6
44 में इसका आयोजन किया जाता है। और यहीं से माना जाता है कि कुंभ की शुरुआत भी हर्षवर्धन ने की। कुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन ने अब जो इसके बाद प्रयाग के अंतर्गत क्या हुआ, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग के अंतर्गत एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। तो ये तो था आपका हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के साथ ही जो पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सारे वंश आपके हो चुके हैं। दक्षिण भारत हो चुके हैं, उत्तर भारत में। तो कल से आपका स्टार्ट जो होगा वो मेडिवल स्टार्ट होगा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे कल से। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। मेडिवल कल से देखेंगे। कहाँ रह जाते हैं भैया।